स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कैसे NIA ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के भारत में चलने वाले एक सबसे बड़े जासूसी नेटवर्क को एक्सपोज किया। और जब ये नेटवर्क एक्सपोज हुआ, जो डिटेल्स सामने आई, उसने पूरे देश को सन्न करके रख दिया। आपको पता चलेगा कि आखिर कैसे भारत में होने वाले कुछ अननोन ट्रांजैक्शंस दुबई से पाकिस्तानी मेड जो लग्जरी सूट्स हैं उनके डीलर्स, और इसके बाद बैंकॉक में जो थाई बात है, वहाँ की जो करेंसी है, उसके फॉरेन करेंसी एक्सचेंज के आड़ में किस तरह से ये पूरा नेक्सस जो था वो काम कर रहा था और कैसे इसे एक्सपोज किया गया। सबसे बड़ा सवाल छुपा है इसको एक्सपोज करने में कि आखिर ये जो नेटवर्क जो एक्सपोज हुआ है, कैसे ये तब जाके सामने आया जब 24 घंटे निगरानी की गई एक CRPF के जवान की, जो कि पहलगाम में तैनात था। तो आज इस एपिसोड को ज़रूर पूरा देखिएगा, अपनी राय बताइएगा कमेंट सेक्शन में। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो शुरुआत होती है साल 2023 से। राजस्थान का रहने वाला मोतीराम जाट एक CRPF का जवान, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में काम करता था, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पे, ASI के पद पे। CRPF की 116 बटालियन में इस समय तैनात था और अपनी 11 साल की सर्विस CRPF के अंदर पूरी कर चुका था। इस समय ये जहाँ पे तैनात था वो एरिया था पहलगाम, जम्मू कश्मीर के अंदर पहलगाम में। बैसारन वैली, जहाँ पे ये जो अटैक हुआ था पहलगाम का, उससे महज 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर ये जो पूरी बटालियन थी, 116 बटालियन, डेल्टा कंपनी के नाम से भी उसको जाना जाता है, वो पोजीशन थी। ये यहाँ पे काम करता था। अब ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एरिया और सिक्योरिटी फोर्सेस का यहाँ पे रहना, डिप्लॉयमेंट उनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। इस तरह का एरिया जहाँ पे कई सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन यहाँ से आती हैं, यहाँ से पास होती हैं, लोगों को पता रहती हैं जो यहाँ पे काम करते हैं। मोतीराम का यहाँ पे काम था सिक्योरिटी पर्सनल के जो डिप्लॉयमेंट के डिटेल्स होते हैं, कहाँ कहाँ पे उनकी पोस्टिंग हो रही है, होने वाली है, कितने लोग वहाँ पे जाने वाले हैं CRPF के अंदर, उसको हैंडल करना। इसके अलावा जो मल्टी एजेंसी सेंटर है मैक के जो रिपोर्ट्स थे वो उनको भी एक्सेस कर सकता था, क्योंकि उसका जो व्हाट्सएप ग्रुप था उसके अंदर भी वो यहाँ पे एक मेंबर था। यहाँ से भी उसके पास में ये सब इनकी डिटेल जो थी वो रहती थी, इनको भी मैनेज करता था। जो अलग अलग पोस्ट होते थे वो सब भी चीज़ें वो मैनेज करता था। ट्रूप की मूवमेंट जो थी उसको ट्रैक करता था। दूसरी चीज़, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं और आसपास जो लोकेशंस हैं टेररिस्ट की, जो कई सारी ऐसी लोकेशन जहाँ पे अचानक से आके इन्फिल्ट्रेट करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, अपने बेसेस बना लेते हैं, इन सबको भी उसको ट्रेस करना रहता था। वो सब चीज़ें भी उसके सामने थी। और दूसरी चीज़, कई सारे सेंसिटिव फ़ोटोज़ और वीडियोज़ तो सामने थे ही, जो उसके पास से ही मैनेज होकर निकलते थे। तो क्योंकि ये लोकेशंस ही इस तरह की हैं, यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। मोतीराम जाट 2023 तक अपने काम में लगा हुआ था, लेकिन इसके बाद शुरुआती महीनों में 2023 के अचानक उसके पास एक फ़ोन कॉल आता है। एक कॉल आया और सामने से एक महिला थी कॉल के उस पर, जो उससे बात कर रही थी। महिला ने ये बताया अपने बारे में कि वो चंडीगढ़ की एक जर्नलिस्ट है, एक पत्रकार है, और मोतीराम से का नंबर उसको फलाने किसी व्यक्ति से मिला हुआ है, और उसके बाद वो उससे बातचीत करना चाहती है यहाँ पर, और कुछ इन्फॉर्मेशन उसको यहाँ से चाहिए। शुरुआत में उसने जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछा। मोतीराम को भी यही लगा कि ये एक पत्रकार है और पत्रकारों का काम होता है लोगों से बातचीत करके उनसे इन्फॉर्मेशन लेना, आगे पब्लिश करना। तो यहाँ पे मोतीराम की उस महिला से बातचीत शुरू होती है। पहले बातचीत जो थी वो थोड़ी बहुत होती थी, लेकिन फिर रोज़ डेली बातचीत होने लगी। उसके बाद करीब आने लगे। ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती गई। मोतीराम जो था लगातार अपने जो फ़ोन कॉल्स, वीडियो कॉल्स, ये सब उस महिला के साथ में करता था। उसके बाद धीरे धीरे इस महिला ने इस CRPF के जवान का ट्रस्ट जो था वो जीत लिया। ट्रस्ट जीतने के बाद पहले बातें जो पर्सनल सवालों तक रहती थी, उसके बाद में प्रोफेशनल जो सवाल हैं वो भी शुरू हो गए। महिला ने एक एक करके CRPF की उस जगह की जहाँ वो पोजीशनड है, 116 बटालियन की, वहाँ की डिटेल्स निकलवाना शुरू किया। सारी बातें करने लगी उससे। मोतीराम को लग रहा था कि ये एक जेन्युइन रिलेशनशिप है, ये एक जेन्युइन बॉन्ड है एक पत्रकार और एक किसी ऐसे गवर्नमेंट पर्सनल के बीच में, लेकिन असल में ऐसा कुछ था नहीं। कुछ महीनों के बाद में एक और बड़ा ट्विस्ट आया यहाँ पे। कुछ महीनों के बाद में क्या हुआ कि उस महिला की जगह ले ली एक मेल ऑपरेटिव ने। एक ऐसा व्यक्ति था, एक आदमी था, जिसने मोतीराम को बताया कि वो भी एक जर्नलिस्ट है। इस महिला ने उसको उसका नंबर दिया है, और उसके बाद उस महिला से उसकी बहुत ही कम बातचीत होती थी। ये जो एक और आदमी था वो सामने आता है, उसने बताया कि वो जर्नलिस्ट है, पत्रकार है। उसने इस कन्वर्सेशन को अब यहाँ से लीड किया। मोतीराम के साथ अब वो बातचीत करता था, लेकिन असल में ये कोई पत्रकार नहीं था। ये लाहौर में बैठा हुआ, लाहौर का बेस्ड एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव यानी कि PIO था, जिसका कोड नेम था सलीम अहमद। ये सलीम अहमद एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का स्पाई एजेंट था। एक ऐसा एजेंट था जो कि हनी ट्रैप कर रहा था लगातार पिछले कई समय से मोतीराम को, और उसको टारगेट करके रखा हुआ था। ये सारी चीज़ें लगातार चली।
मोतीराम बिल्कुल भी अभी तक ये नहीं जानता था कि वो किसी आईएसआई हैंडलर से बातचीत कर रहा है। जिस नंबर का यहाँ पे यूज़ होता था, जिस सिम कार्ड का यूज़ होता था, दरअसल वो एक भारतीय नंबर था। ये कैसे इन पीआईओस को, इन पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स को मिला, इसके बारे में आप समझिए। मोतीराम से दरअसल यहाँ पे जब ये केस इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि मोतीराम से जो कांटेक्ट करने के लिए सिम कार्ड को यूज़ किया जाता था वो कोलकाता से प्रोक्योर किया गया था। कोलकाता के एक शख्स का था वो आदमी जिसने सिम कार्ड को अपने नाम पर लिया था, एक्टिवेट कराया था। और 2007 में ये जो आदमी था इसकी एक पाकिस्तानी महिला से शादी हो गई थी और 2014 में तो इनफैक्ट वो पाकिस्तान में शिफ्ट भी हो गया। लेकिन इसके बावजूद हर साल में करीबन 2 बार कोलकाता वापस आता था, भारत आता था और उसके बाद यहाँ पे जो एक्टिवेशन ओटीपी था इस सिम का वो इस लाहौर बेस्ड पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव को यानी कि सलीम अहमद को दिया करता था। तो यहाँ से ये सिम जो थी एक्टिव बनी रहती थी और सलीम जो था लगातार इस तरह से अपना जो काम था वो जारी रखता था। मोतीराम जैसे कई सारे और ऐसे ऑफिसर्स जो हैं, जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, उनको टारगेट करता था। तो मोतीराम जो था लगातार इस तरह से उससे बातचीत जो शुरू हुई, पहले महिला, उसके बाद में ये एक और शख्स जिसने खुद को पत्रकार बताया, दोनों ही आईएसआई के एजेंट थे। दोनों ने अब इतना कर लिया था ट्रस्ट गेन कि मोतीराम जो था वो ट्रैप में फंस चुका था। 2023 के आखिरी तक आते आते ये बताया जाता है, करीबन आप देखिए शुरुआती महीनों से बातचीत स्टार्ट हुई थी और 2023 के आखिरी कुछ मंथ में आते आते मोतीराम ने यहाँ पे जासूसी करना शुरू कर दिया था। उसने भारत की खुफिया इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दिया था। वो ऐसा इसलिए कर सकता था क्योंकि उसके पास में कई सारी इन्फॉर्मेशन का एक्सेस था और वो उसका गलत फ़ायदा उठा रहा था। यहाँ पे जो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन उसने दी है, जितनी रिपोर्ट्स अभी सामने आई हैं, उसमें ये बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी पर्सनल्स की डिप्लॉयमेंट डिटेल्स के सीआरपीएफ के जवान कहाँ कहाँ पोस्टेड हैं, उनकी पोजीशंस क्या हैं। दूसरी चीज़ जो मैक रिपोर्ट्स हैं, मल्टी एजेंसी रिपोर्ट्स, मल्टी एजेंसी सेंटर की जो रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि वो उसके ऑफिशियल ग्रुप का एक मेंबर था, तो वहाँ पर जो भी रिपोर्ट्स आती थी, जो PDF फाइल्स आती थी, डॉक्यूमेंट्स आते थे, वो यहाँ से वो सब शेयर करता था। तीसरी चीज़ ट्रूप्स का मूवमेंट कहाँ हो रहा है कि सीआरपीएफ की जो यूनिट्स हैं वो कहाँ कहाँ मूव कर रही हैं, अब दूसरी जगह कहाँ पे पहुँचेंगी, कितने लोग जाएंगे, कौन कौन उसमें लीड कर रहे होंगे, कौन ऑफिसर होंगे, ये सारी डिटेल्स। इसके अलावा जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की लोकेशंस है उनके बारे में भी कई सारी बातें वो बताता था कि किस किस लोकेशन के बारे में पता चल रहा है फोर्सेस को। इसके अलावा एक बहुत क्रूशल यहाँ पे डिटेल सामने आई है कि होम मिनिस्टर अमित शाह की जो जम्मू कश्मीर की विज़िट थी उसकी डिटेल भी दी गई थी और ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच था हमारी भारत की सिक्योरिटी पर। सेंसिटिव फोटोज़ और वीडियोज़ तो लगातार भेजे जाते थे क्योंकि आईएसआई के हैंडलर से डायरेक्टली फ़ोन पर कनेक्टेड था, व्हाट्सएप पे कनेक्टेड था। फ़ोटोज़ वीडियो सेंसिटिव जितने भी थे उस एरिया के लोकेशन के, वो सब दिए जाते थे। और आप सोचिए एक बार कि ये पहलगाम में पोस्टेड था। खैर ये सब चीज़ें लगातार चली और इसके बदले में मोतीराम को मिलता क्या था? इसके बदले में मोतीराम को मिलते थे पैसे, काफ़ी सारे पैसे। ये देखिए कि 2023 अक्टूबर से बताया जाता है जब उसने इन्फॉर्मेशन देना शुरू की और अप्रैल 2025 तक, इस बीच में उसके और उसकी वाइफ के अकाउंट में करीबन 1,90,000 रुपये ट्रांसफ़र हुए। 1,90,000। हर महीने करीबन 3,000 से 12,000 रुपये दिए जाते थे और ये वेरी करता था कि कितनी सेंसिटिव, कितनी क्रूशल इन्फॉर्मेशन है, कितनी भारी जानकारी दी जा रही है। ये पैसे कई अलग अलग सोर्सेज से आते थे। इसमें कई सारी स्टेट से पैसे आते थे मोतीराम के और उसकी वाइफ के अकाउंट में। दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, तो ये सारी स्टेट थी जहाँ से अलग अलग जगह से ये पैसे आते थे। और अब आप ये सोच सकते हैं यहाँ से कि ये नेटवर्क भारत में किस तरह से फैला था, इन पाकिस्तान आईएसआई एजेंट्स का, इनके पीआईओस का, कि ये अलग अलग स्टेट से पेमेंट भिजवाते थे अपने ऐसे लोगों को जिनको ये पहले से टारगेट कर चुके हैं और वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं। लेकिन अब जो आपको बताने वाले हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि सिर्फ ये भारत में नहीं, भारत के बाहर भी कैसे अपना नेटवर्क फैला चुके थे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें उसके पहले एक ज़रूरी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। अगर आप जो ये वीडियो देख रहे हैं यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आपका सपना है इस एग्ज़ाम को क्रैक करके IAS IPS ऑफिसर बनकर देश की, भारत की प्रगति उन्नति में अपना योगदान देना, तो स्टडी IQ हमेशा से आपकी इस जर्नी को, तैयारी को मजबूत और आसान बनाता हुआ आया है और लगातार बनाता रहेगा। स्टडी IQ के लेटेस्ट बैचेस कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। क्लासेस जल्दी शुरू होने वाली है। स्क्रीन पर जो आपको कोर्सेज दिख रहे हैं ये क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट होने ही वाली है। इनको ज्वाइन कर लीजिए। किस तरह से ज्वाइन करेंगे? स्क्रीन के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो वीडियो है इसके अंदर एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करिए, VJ लाइव कोड लगाइए। आपका कोड है, इसको लगाना मत भूलिएगा क्योंकि इससे आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट तो मिलता ही, अपनी तैयारी को मजबूत और आसान बनाते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। तो पाकिस्तान की ISI ने जिस तरह से इस नेटवर्क को सिर्फ भारत में ही नहीं बाहर भी फैला कर रखा था, वो एक ऐसा नेटवर्क था जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड लगता था। इस तरह के चैनल्स को यूज़ किया था। इनका पहला चैनल था ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग।
इसमें क्या करते थे कि देखिए जो भी पाकिस्तानी मेड लग्जरी सूट्स हैं या फिर ज्वेलरीज हैं, फुटवियर्स हैं, कोई भी ऐसा सामान जो पाकिस्तान में बन रहा है, अब आप सभी जानते होंगे कि पुलवामा के बाद 200% जो ड्यूटी थी वो डायरेक्ट इंपोर्ट पर पाकिस्तान से लगा दी थी भारत सरकार ने। तो इसकी वजह से यहाँ से जितना भी ये पाकिस्तानी मेड लग्जरी सूट्स, फुटवेयर्स, ज्वेलरीज होती थी, उन सभी को यहाँ यूएई के रास्ते यानी दुबई के कार्गो एंटिटीज़ थी, वहाँ की ऐसी कंपनीज थी जो काम करती थी, इसमें डील करती थी इंपोर्ट करने के लिए, उनके थ्रू भेजा जाता था भारत में भेजने के बाद में ये जो एंटिटीज़ थी एक तरह से ब्रोकर का काम करती थी, इनको उनका मुनाफा, उनका पैसा, कमीशन मिल जाता था। इसके बाद ये इनवॉइस रेस करती थी, क्योंकि भारत में जिन लोगों को ये ख़रीदने हैं, जो भी छोटे छोटे बुटीक्स हैं, जो ओनर्स हैं ऐसी दुकानों के, उनको ये सब चीज़ें जब खरीदनी होती थी तो वो यहाँ से मंगवाते थे, दुबई के रास्ते पाकिस्तानी मेड लग्जरी सूट्स आते थे भारत। उसके बाद ये जो दुबई की एंटिटीज़ थी वो उन शॉपकीपर्स को कहती थी पेमेंट करने के लिए। ये शॉपकीपर जो पेमेंट करते थे, यहाँ पे पूरा खेल था। इन्हें लगता था कि वो जो लेजिटमेट गुड्स जो उन्होंने मंगवाए हैं कि ठीक है ये पाकिस्तान के बने हुए गुड्स हैं, लेकिन यहाँ पे अगर किसी की डिमांड है तो वो उसको दे रहे हैं। उन्हें लगता था कि वो लेजिटमेट गुड्स के लिए पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन असल में ये जो पैसा था वो इन्हीं एस्पिनाज टारगेट्स को दिया जाता था जिनको पहले से कॉम्प्रोमाइज़ करके रखा गया है, जैसे कि मोतीराम जाट। इन लोगों को ये पैसा इनके अकाउंट में भेजा जाता था, क्योंकि ये जो दुबई के बेस्ड एंटिटीज़ थी वो ये कहते थे, वो लोग इन शॉपकीपर्स से, कि हमारे कुछ लोग वहाँ पे हैं, उनके अकाउंट में आप पैसा भेजेंगे। तो यहाँ पे इनके अकाउंट में पैसा भेजा जाता था और पेमेंट को जो था वो तोड़ के कराया जाता था, छोटे छोटे पार्ट्स में पेमेंट कराया जाता था। 3,000, 4,000 से लेकर 12,000 तक का पेमेंट, जिस भी इस तरह के जासूस को जिस तरह का पैसा देना है तो वो यहाँ से इस तरह से भिजवाया जाता था। इनफैक्ट आप देखिए कि उन दुकानदारों को जो पेमेंट करते थे उनको पता ही नहीं था कि वो ये पैसा जासूसी नेटवर्क को सप्लाई कर रहे हैं, एक तरह से वो उसका हिस्सा बन रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा दूसरा चैनल था ISI का, इलीगल फॉरेक्स एक्सचेंज वाया बैंकॉक। थाईलैंड से ये पूरा ऑपरेट होता था। और ये कैसे किया जाता था, देखिए बैंकॉक में जो भी भारतीय मूल के, इंडियन ओरिजिन के जो भी लोग हैं, जो वहाँ पे एजेंट्स का काम कर रहे हैं या फिर फॉरेन मनी एक्सचेंज का काम कर रहे हैं, अपनी शॉप्स को खोल कर बैठे हैं, इन्हें ISI ने टारगेट किया। इनमें से कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज़ हुए और उसके बाद में उन्हें कहा जाता था कि तुम्हें टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना है। किस लिए अट्रैक्ट करना है? जिससे कि उनको ऑफ़र करोगे कि हम आपको जो फॉरेन मनी एक्सचेंज है, करेंसी एक्सचेंज आपको करानी है, आप यहाँ घूमने आए हैं, तो आपको जो थाईलैंड की करेंसी है, थाई बात, उसको बहुत अच्छे ऑफ़र आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके आपको यहाँ पे ज़्यादा पैसा मिलेगा, आपको मुनाफा ज़्यादा होगा। टूरिस्ट इनकी बातों में आ जाता था। टूरिस्ट से थाई बात कैश में लेकर ये लोग जो अपने वहाँ पे काम खोल कर बैठे हुए थे इस तरह के, ये अपने इंडियन अकाउंट से और दूसरी चीज़ अपने रिश्तेदारों के इंडियन अकाउंट से इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ मनी ट्रांसफ़र करते थे उस टूरिस्ट के अकाउंट के अंदर। वहाँ पे उसको उसका पैसा मिल गया। लेकिन यहीं पे ये क्या कर रहे थे कि जो ऑफिशियल सिस्टम था फॉरेक्स का, उसको बाईपास कर देते थे। मनी लेयरिंग की जा रही थी यहाँ पे। फाइनली जो पैसा वहाँ पे इनको मिला था फॉरेक्स में, उसको दिखाने के बाद में उसे भारत में इस जैसे लोगों के, जो मोतीराम जाट जैसे लोग हैं, इन लोगों के अकाउंट में भेजते थे, जो यहाँ पे पहले से कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं, जो ISI के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं। और छोटे छोटे पार्ट्स में ये पेमेंट यहाँ पे कराए जाते थे। कई बार ये भी देखा गया कि जिन इंडियन टूरिस्ट को इन्होंने पैसा भिजवाया है, वहाँ से जो पैसा इनका कमीशन निकलता है, बचता है, वो भी कई बार छोटे छोटे पार्ट्स में इस तरह के जासूसों को भेजा जाता था और इसके लिए ISI ने पेमेंट कर रही थी बैंकॉक के अंदर। तीसरा एक बहुत बड़ा ऐसा मेथड ISI ने यहाँ पे अपनाया, और ये इनफैक्ट सबसे बड़ा पॉइंट है इस पूरे के पूरे एक्सपोज का। यहाँ पे ये डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र कर रहे थे वाया फ़ोन रिटेलर्स। कैसे ये तीसरा चैनल इनका काम कर रहा था? देखिए दिल्ली और मुंबई के अंदर कई सारे ऐसे लोकल मोबाइल रिटेलर्स जो अपना शॉप्स चलाते हैं, काम करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि लाइसेंस ऑनलाइन जो बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू मनी ट्रांसफ़र करते हैं, पैसे को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं, सर्विसेज देते हैं इस तरह की, जो कि ठीक है, लीगल है। मेनली माइग्रेंट और जो डेली वेजेस वर्कर होते हैं उनके लिए ये सब किया जाता है। तो इस तरह के कई सारे ऐसे फ़ोन रिटेलर्स हैं दिल्ली मुंबई के जो ऐसा काम करते थे। लेकिन यहाँ पे ये रिटेलर्स एक इलीगल काम भी कर रहे थे। ये इलीगली एक्टिविटी इस तरह की कर रहे थे, उसके पैरेलल में ही इस काम के, कि कैश लेकर, जैसे मान लीजिए कोई इनके पास बहुत मोटी रकम लेके आया या कुछ पैसा, छोटी रकम भी है तब भी कैश लेकर इनके पास आया, इन्होंने उससे पैसे लिए कैश में अपने पर्सनल अकाउंट से, बिना उस सेंडर की जो इनके पास पैसा लेकर आया है, बिना उसकी आइडेंटिटी लिखे हुए, बिना उसका पहचान पत्र लिए हुए, उसकी आइडेंटिटी बिना कंफर्म किए हुए, यहाँ से अपने ही अकाउंट से, पर्सनल अकाउंट से, जिसे ये पैसा भेजना है रिसीवर को, उसे पैसा पूरा का पूरा भेज देते थे। आइडेंटिटी यहाँ पे किसकी बची? उस सेंडर की जो कैश लेकर आया था। वो कोई भी हो सकता है, आतंकवादी हो सकता है, आतंकवादी का हैंडलर हो सकता है, किसी जासूस का कोई एजेंट हो सकता है, किसी जासूस का हैंडलर हो सकता है।
किसको पैसा भिजवा रहा है, क्या भिजवा रहा है, सिर्फ उसका नाम सामने आएगा और इस शख्स का नाम सामने आएगा जो रिटेलिंग फ़ोन रिटेलर का काम कर रहा है यहाँ पे। लेकिन जिसने भिजवाया है उसकी कोई आइडेंटिटी कभी पता ही नहीं चलेगी, तो वो यहाँ पे बच जाएगा। इस तरह का एक काम जो था वो भी आईएसआई ने यहाँ पे अपने हैंडलर्स को दिया हुआ था और लगातार ये सब भी कराया जा रहा था। ये इनका तीसरा चैनल था। यहाँ से देखा गया कि इन तीनों ही चैनल्स के थ्रू मोतीराम जाट के अकाउंट में, उसकी वाइफ के अकाउंट में कई बार ट्रांजैक्शंस हुए हैं, पैसा भेजा गया है। तो ये सारा काम आईएसआई कराती रही अपने तमाम सारे इस तरह के जासूसों से जो भारत में उसने ऐसे बनाए। उसके बाद में ये जासूस जो थे वो भी अपना काम करते रहे, अपना पैसा कमाते रहे, गलत पैसा, धोखाधड़ी का पैसा, एक तरह से देश से गद्दारी का पैसा। अब यहाँ पे साल 2025 आ जाता है। मोतीराम जाट इस समय पर भी पहलगाम में अपनी पोस्टिंग पर 116 बटालियन डेल्टा कंपनी के नाम से जानी जाती थी, बैसारन वैली के जस्ट पास में 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर। लेकिन अप्रैल 2025 तक आते आते वहाँ पे जो सीआरपीएफ के कई सारे ऐसे मॉनिटरिंग स्टेशन हैं जो देखते हैं कि कौन किससे क्या बातचीत कर रहा है, उन पर सर्वेलेंस भी करते हैं। यहाँ पे जो सीआरपीएफ के स्टेशंस थे उनको पता चला कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं से लीक हो रही है। अप्रैल 2025 के पहले ये पता चल चुका था, मार्च तक। लेकिन यहाँ जब देखा गया कि कौन इस तरह की चीज़ें कर रहा है, तब सामने नाम आया कि मोतीराम जाट जो है उस पर शक हो रहा है। उसकी एक्टिविटीज़ जो थी वो सेंट्रल एजेंसीज़ को दरअसल उनके रडार पर सबसे पहली बार आई। सीआरपीएफ और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने मिलकर उसके सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना शुरू किया। मॉनिटर जब किया गया तो पता चला कि उसके अकाउंट में, इनफैक्ट उसके जो बैंक अकाउंट थे उनको भी मॉनिटर किया गया, तो पता चला कि उसकी बातचीत सोशल मीडिया से और उसके अकाउंट्स में 3000 रुपये फ़ॉरेन करेंसी से आ रहे हैं, फ़ॉरेन अकाउंट से आ रहे हैं। और ये जो है सीआरपीएफ के नॉर्म्स का भी वायलेशन है, ये यहाँ पे हो रहा है। तो किया ये गया कि 17 अप्रैल 2025 को मोतीराम जाट को पहलगाम से, जम्मू कश्मीर से दिल्ली बुला लिया जाता है। दिल्ली उसको ट्रांसफ़र करा दिया गया। आप ये तारीख समझ रहे हैं, 17 अप्रैल 2025, महज 5 दिन पहले 22 अप्रैल 2025, वो दिन जब पहलगाम में एक बहुत बड़ा आतंकी हमला इन कायरों ने किया था, जब हमारे टूरिस्ट को 26 टूरिस्ट की जान गई थी। वहाँ पे आतंकी हमला किया गया, AK-47 से M56 से यहाँ पे गोलियाँ चलाई गई। तो ये सब चीज़ें हुई। इसके 5 दिन पहले ही मोतीराम जाट को दिल्ली बुला लिया गया था। इसके बाद इन एजेंसीज़ को जब ये अटैक हुआ है तो इस पर सबसे पहले शक गया कि इस तरह की चीज़ हो सकती है, क्योंकि पहलगाम में ये सब चीज़ें हो रही हैं, इसके ऊपर हमें पहले से सर्वेलेंस, हमने इसका देखा, तो कहीं ना कहीं शक तो इस पर है। इसके बाद कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स का टेक्निकल सर्वेलेंस किया गया मोतीराम जाट के। पता ये चला जब CDR को देखा गया कि वो कई बार इस तरह के उसके संदिग्ध संपर्क जो हैं वो होते हैं। दूसरी चीज़, इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड्स जो हैं IPDR, उनको भी खंगाला गया, उनको एनालाइज़ किया गया, तब भी पता चला। और फाइनली ये एक्सपोज हुआ एजेंसीज़ के सामने कि पाकिस्तानी हैंडलर्स से लगातार कांटेक्ट में हैं 2023 अक्टूबर से मोतीराम जाट, और उनसे संपर्क में है। उसको जो उसके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं कहीं ना कहीं वो ISI से ताल्लुक़ रखते हैं। ये सब देखते हुए 21 मई 2025 को CRPF ने मोतीराम को उसकी सर्विसेज से डिसमिस कर दिया अंडर आर्टिकल 311 क्लॉज C ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ उसको उसकी सर्विसेज से डिसमिस किया जाता है। स्टेट के सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में आप डिसमिस कर सकते हैं बिना किसी इंक्वायरी के। इस तरह का डिसमिसल होता है जब किसी पे आपको इतना शक होता है और आपका शक पुख्ता हो जाता है तब। तो यहाँ उसको डिसमिस किया जाता है, केस NIA को फॉरवर्ड किया जाता है, रेफ़र किया जाता है। और उसके बाद फाइनली 27 मई 2025 का वो दिन था जब NIA ने दिल्ली से मोतीराम जाट को गिरफ्तार कर लिया। अब ये मामला गया पटियाला हाउस कोर्ट में। पटियाला हाउस कोर्ट ने 6 जून तक 2025 NIA की रिमांड पर भेजा मोतीराम को, और उस रिमांड में उस इंटेरोगेशन के दौरान उसने सच कबूला। उसने कन्फेस किया और कई बातें बताई कि किस तरह से आखिर वो एक पत्रकार, एक महिला पत्रकार थी, उसके थ्रू संपर्क में आया ISI के, क्या क्या उन्होंने उससे डिटेल्स मांगी, क्या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मांगी, किस तरह से उसको ये जो पेमेंट आता था वो आया है तो आया कैसे है, कौन कौन उसके एसोसिएट्स हैं यहाँ पे भारत के अंदर, किन किन लोगों को जानता है। सारी चीज़ें पता जब चली उसके बाद में NIA ने 8 स्टेट्स में, दिल्ली, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, असम और छत्तीसगढ़ में रेड्स की, मल्टीपल रेड्स की गई। और उसके बाद जो आपने पिछले 3 महीनों के अंदर अगर आप एक्टिव रहे हैं आफ्टर पहलगाम, तो आपको पता होगा कि कितने सारे जो जासूस हैं, हमने भी कई वीडियोस आपके लिए किए हैं। हर अगले कुछ दिनों के अंतराल पे खबर आती थी कि एक जासूस यहाँ पकड़ा गया, एक वहाँ पकड़ा गया। तो ये सब इन्हीं रेड्स का नतीजा है। NIA की ये जो रेड्स हुई, अलग अलग 15 लोकेशंस पे रेड की गई हैं टोटल। यहाँ से कई लोगों को पकड़ा गया है। इनफैक्ट ये भी देखा गया कि मोतीराम के अकाउंट में जो पैसे आते थे वो कहाँ से आते थे। तो उसके लिए भी एक कोलकाता के बेस्ड ट्रैवल एजेंट को पकड़ा गया, उसको गिरफ्तार किया गया है। ये भी इस नेटवर्क का हिस्सा था। इसके अलावा एक और ऐसा पैसे भेजने वाला शख्स था जिसका नाम था शहजाद। शहजाद को उत्तर प्रदेश ATS ने मई 2025 में ही अरेस्ट कर लिया था,
क्योंकि वो आईएसआई का एक तरह से जो हैंडलर था उसके साथ में एसोसिएट था, क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग भी करता था। ये सब में वो कैसे अंदर आया था इसके बारे में उसने बताया कि एक बार वो पंजाब से दिल्ली जाते हुए एक ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था। उस ट्रेन के ट्रैवल के दौरान एक उसका को पैसेंजर था, एक यात्री उसके साथ में, उसने उसे कैश दिया। उससे कहा कि 3,500 रुपये तुम्हें एक अकाउंट में भेजने हैं, क्या भेज दोगे? तो उसने कहा हाँ। और वो अकाउंट किसका था? मोतीराम जाट का। तो बहुत ही सतर्क रहने की देखिए दोस्तों आवश्यकता है कि जब भी आपके सामने कोई परिस्थिति आती है, कोई सामने शख्स आता है मदद के लिए इस तरह की, बोलता है कि मैं आपको कैश दे दूंगा, आप दूसरे अकाउंट में पैसे भेज दीजिए, तो हमेशा सतर्क रहिए और एनालाइज करिए। कुछ भी चीज़ करने से पहले ऑब्जर्व ज़रूर करिए। किसी की मदद करना बिल्कुल बुरी बात नहीं है, लेकिन ऑब्जर्व ज़रूर करिए आप क्या कर रहे हैं और क्या ये ठीक है या नहीं, या वो शख्स जो है वो किसी दूसरे तरीके से ये काम नहीं कर सकता है क्या। तो वो सब चीज़ें देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो शहजाद का एग्जाम्पल है, उसको ट्रेन में एक शख्स मिला, उसने कहा कि मैं आपको कैश दे रहा हूँ, आप ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर दो। और वो ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र हुए थे मोतीराम जाट को, और जब मोतीराम पकड़ा गया तब शहजाद को भी स्कैनर में लिया गया। फाइनली यहाँ पे शहजाद को भी अरेस्ट किया गया था। एनआईए की पूरी इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत ही क्रूशियल क्लू बना था यहाँ पे। अगस्त 2025 में इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत ही बड़ा शॉकिंग एक और रिविलेशन हुआ और सामने बात पता चली कि जो सलीम अहमद था, जो मोतीराम जाट को पूरा उसका हैंडलर था, जो बाद में उससे एक पत्रकार की तरह जो पहले बात करता था, वो सलीम अहमद जो है वो सिर्फ मोतीराम के नहीं बल्कि 15 ऐसे इंडियन फ़ोन नंबर्स के संपर्क में है, जिसमें शामिल हैं लोग 4 इंडियन आर्मी के पर्सनल्स, 4 पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग और 7 सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़। सोच सकते हैं आप कितने अंदर तक घुसे हुए हैं ये लोग आईएसआई के, किस तरह से इनका जो काम है वो चल रहा है भारत के अंदर। एजेंसीज़ ने इसके बाद सारे कम्युनिकेशन चैनल्स को हाई अलर्ट पर डाला, कई लोगों को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, आप सभी ने खबरों में देखा होगा। सितंबर 2025 को तक आते आते एनआईए ने क्योंकि तमाम सारे लोगों को अरेस्ट किया, इंटरोगेशन की, और अब जाके जो खुलासा हुआ वो अभी हमने आपको बताया इस पूरे आज के केस में कि किस तरह से एक फाइनेंशियल नेटवर्क जो था आईएसआई का वो एक्सपोज हुआ है। पूरी तरह से इसको ख़त्म कर दिया गया, इस नेटवर्क को एक्सपोज किया गया है। तब पता चला था कि दिल्ली से लेकर दुबई, दुबई से लेकर बैंकॉक, पाकिस्तान, किस तरह से आईएसआई के लोग ऑपरेट कर रहे थे। कैसे कभी लग्जरी सूट्स, ज्वेलरीज भेज रहे हैं पाकिस्तान मेड दुबई से, कभी बैंकॉक में थाई बात में करेंसी एक्सचेंज करने के लिए लोगों को ऑफ़र दे रहे हैं, अट्रैक्टिव ऑफर्स, कभी अननोन ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं भारत के अंदर ही और उनसे पैसा भेजा जा रहा है। तो ये पूरा ओवरऑल जो ऑपरेशन था वो एक्सपोज हुआ। मोतीराम का दरअसल केस दोस्तों ये एक रिमाइंडर है कि इंटरनल विजिलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ख़ासकर ऐसे लोगों का, ऐसे आर्मी पर्सनल्स का भी, ऐसे सिक्योरिटी पर्सनल्स का भी जो ऐसी सेंसिटिव लोकेशन पर तैनात रहते हैं। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। आईएसआई के नेटवर्क के बारे में पता चला, उसको कैसे हमने बस्ट किया है, एक्सपोज किया है, पाकिस्तान को दुनिया के सामने एक्सपोज किया है कि कैसे अभी भी आईएसआई और पाकिस्तान टेररिज्म को स्पॉन्सर तो करते ही हैं, इस तरह की हरकतें भी लगातार इनकी जारी रहती हैं। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश से 13 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसमें से 2 महिलाएं भी हैं। पाकिस्तानी जो ऑफिसर है जो यहाँ पे काम करता था एम्बेसी के अंदर, उसको भी वापस पाकिस्तान भेज दिया गया था, वो भी लगातार इन लोगों के संपर्क में था। मोतीराम जाट और इस तरह के जो भी लोग होते हैं, ये आखिर क्यों नहीं सोचते कि चंद पैसों के लिए ये भारत की जो नेशनल इंटरेस्ट है, हमारा भारत की सेफ्टी है, हम लोगों की सेफ्टी है, उससे खिलवाड़ करते हैं। आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस केस के बारे में आपकी जो भी व्यू पॉइंट हों वो ज़रूर बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी राय जानना। अब अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।